हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी दैट्स नेम इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। So students, let me start the chapter. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school? कि क्या आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि आपके स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर कितने तरह के बर्ड्स, पेड़, झाड़ियाँ, घास कितने तरह के हैं? क्या आपने कभी उनकी वैरायटी को आइडेंटिफाई किया है? क्या आपने अंदाज़ा लगाया है कि क्या वो सब एक जैसे हैं, क्या वो अलग अलग हैं? आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशन? क्या वो सभी पेड़ पौधे या पक्षी जीव एक जैसे हैं या उनमें कुछ वेरिएशन है या फिर उनमें कुछ भिन्नता है? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, भारत एक बहुत विशाल देश है। यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने विशाल देश के अंदर जो बायोफॉर्म्स हैं, यानी जितने कि यहाँ पे वन्य जीवन है या जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो कितनी तरह की पाई जाती है। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा देश विश्व के अंदर 12वां ऐसा देश है जहाँ पे कि बहुत बड़ी संख्या में बायोडाइवर्सिटी मिलती है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज़, हमारे देश के अंदर 47,000 पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंडिया ऑक्युपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, भारत विश्व में 10वें स्थान पर आता है प्लांट्स की स्पीसीज़ में। एंड 4th इन एशिया, और एशिया के अंदर 4थे स्थान पे इन प्लांट डाइवर्सिटी। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। भारत में हम कह सकते हैं कि लगभग 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि विश्व का 6% अकेला कवर करता है। जितने भी विश्व में फ्लावर के प्लांट्स पाए जाते हैं उनका 6% हम देखें तो अकेले इंडिया में आता है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, और कई सारे प्लांट्स जो हैं यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग भी हैं जिन पे फूल नहीं आते, जैसे कि फर्न्स हैं। नाउ एल्गी एंड फंगी, ये जो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ 89,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल, यानी अकेले इंडिया के अंदर 89,000 प्रजातियां जो हैं वो जानवरों की पाई जाती हैं। एज वेल एज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरिन वाटर, कि समुद्र का जो पानी है उसमें अगर हम देखें या हमारे यहाँ पे जो नदियों का पानी पाया जाता है उसमें भी खूब सारी जो हैं मछलियाँ अलग अलग वैरायटी की हमें पाई जाती हैं। रिच वैरायटी का यहाँ मतलब है अधिक मात्रा में। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट, नेचुरल वेजिटेशन जो है प्राकृतिक वनस्पति जो है वो रिफ़र करती है टू अ प्लांट कम्युनिटी, पौधों की एक ऐसे समाज को विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, यानी जो प्राकृतिक तरीके से उगती है उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मनुष्य के द्वारा उन्हें छेड़ा नहीं जाता है एक लंबे समय तक। दिस इज़ टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन, और इसे हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो हम फसलें उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, बड़े बड़े बाग लगाते हैं, वो भी एक वेजिटेशन का वनस्पति का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हम नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। डू यू नो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, ये बिल्कुल इंडियन होते हैं, आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सटॉक प्लांट्स, यानी जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही उगे हों, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो, उसे हम वर्जिन वेजिटेशन कहेंगे। लेकिन जिन प्लांट्स को हमने बाहर से लाकर इंडिया में लगाया है उन्हें हम एक्सोटिक प्लांट्स की टर्म से जानते हैं।
The term flora is used to denote plants of a particular region or period. एक निश्चित समय और क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से हम बात करें कि एक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड एज फ्यूना, यानी एक निश्चित क्षेत्र में और एक समय के अंदर एक स्थान पर पाए जाने वाले जितने भी जानवर होते हैं उन्हें हम फ्यूना कहते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फ्यूना किंगडम इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और इनकी वैरायटी के अंदर जो एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है फ्लोरा और फ्यूना की जो किंगडम है, जो साम्राज्य है उसके अंदर, उसके लिए निम्न कारण महत्व रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलीफ। रिलीफ का मीन्स होता है लैंड के ऊपर जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो स्पेस पाया जाता है, जो धरातल पाया जाता है, उसे हम कहेंगे। यानी रिलीफ के अंदर आपका लैंड और सॉइल दो टॉपिक्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग लैंड, कि धरातल जो है वो वनस्पति और वन्य जीवों को किस तरह से प्रभावित करती है। लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सीधे ये हम कहें या किसी और तरीके से नेचुरल वेजिटेशन को जो है, धरातल जो है वो इफ़ेक्ट करता है। डू यू एक्सेप्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेटीक एंड प्लेन एरिया और इन अ ड्राई और वेट रीजन्स? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक ही तरह की वनस्पति जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी, वही पेड़ आपको पठारी क्षेत्रों में मिलेंगे, वही आपको मैदानी क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में, या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे? क्या यहाँ पाए जाने वाले सभी पेड़ एक जैसे होते हैं? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस, तो जो धरती का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, ये प्रभावित करती है कहीं पर भी पाई जाने वाली वनस्पति को। द फर्टाइल लेवल इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, कि जो उपजाऊपन है वो डिवोट करता है एग्रीकल्चर को, वो कृषि को डिवोट करता है। द undulating and rough terrains are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to the variety of wildlife। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कि हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, जो रफ़ एरिया है, जो रफ़ मैदानी क्षेत्र है या धरती है, तो वहाँ पे जो ग्रासलैंड डेवलप्स होते हैं, वहाँ पे जो घास के मैदान क्रिएट होते हैं या जो जंगल वहाँ पे क्रिएट होते हैं, वो बहुत से वन्य जीवन को हम ये कह सकते हैं कि रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखें कि मिट्टी जो है वो वन्य जीव को और फ्लोरा और फ्यूना को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। तो सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस, कि ये भी जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि अलग अलग तरह की जो मिट्टी है वो अलग अलग तरह की वनस्पति को डेवलप्ड करने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट, कि जो रेगिस्तानी मिट्टी है, रेगिस्तान की जो बलुई मिट्टी है, वो कैक्टस और जो थ्रोनी, जो कांटेदार जो बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनको हेल्पफुल रहती हैं। वाइल अगर उसी के कंपेयर में हम वेटी और मार्शी डेल्टनिक सॉइल की बात करें, यानी दलदली जो मिट्टी पाई जाती है, गीली मिट्टी जहाँ पाई जाती है, वहाँ पे मैंग्रोव्स एंड द डेल्टिक वेजिटेशन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होगी। हिली जो स्लोप्स हैं, पहाड़ी जो ढाल हैं, अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे कॉनिकल जो ट्रीज़ होती हैं, वो जो कोन की तरह, ऊपर से शेप उनका कोन की तरह होता है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, इसके अंदर जो इफ़ेक्ट करता है फ्लोरा और फ्यूना की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, वो है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो वो टॉपिक आता है आपका टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति और वन्य जीवों को किस तरह से प्रभावित करता है। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, कि अगर हम
वेजिटेशन को करेक्टराइज़ करें और उनको मेनली डिटरमाइन हम करें, तो टेम्परेचर और वहाँ पे पाई जाने वाली आर्द्रता जो हवा के अंदर होती है, परसेप्शन होता है और सॉइल होती है, ये बहुत महत्व रखती है। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालय, अगर हिमालय का जो ढलानी क्षेत्र है, एंड द हिल्स ऑफ द पेंसुला, और जो पठारी क्षेत्र का जो पर्वतीय इलाका है, अबाउट द हाइट ऑफ 915 मीटर, जिसकी की ऊंचाई लगभग 915 मीटर है, और ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो उनके टेम्परेचर से बहुत हद तक इफ़ेक्टेड होंगे, एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड अल्पाइन वेजिटेशन। तो ये यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी शीतोष्ण से अर्धशीतोष्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेम्परेट में हो जाते हैं, और यहाँ पे अल्पाइन तरह की जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। अब है इसमें फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है? सनलाइट। The variation in the duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, seasons and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grows faster in the summer. कि जैसा हमने पढ़ा है, हमारे क्लाइमेट में भी पढ़ा है कि मॉनसून जो होता है, बारिश जो है हमारे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्राइटेरिया में होती है, सब जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है। तो जब बारिश एक जैसी नहीं होती है, तो इसी तरीके से हम देखें तो सनलाइट है वो भी पूरे एरिया में एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ही कम है, कहीं पे मीडियम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से भी प्लांट्स को धूप नहीं मिलती है। तो सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है, जो उसका समय होता है, वो भी हर देशांतर पे, हर अक्षांश पे, हर मौसम में या पूरे दिन के अंदर एक जैसा नहीं होता है। और जब सनलाइट पेड़ पौधों पर ज़्यादा गिरती है तो पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर हम समर सीज़न को देखें तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो मोस्टली समर सीज़न में होती है, ना कि विंटर में और रेनी सीज़न में होती है। इट मीन्स दैट द सनलाइट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड टू वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। इसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में फोटोसिंथेसिस पीरियड, द फ्रॉम विच द प्लांट्स हैज़ टू बी मेक देयर फूड। Then perception. In India, almost the entire rainfall is brought in by advancing southwest monsoon. कि perception अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो मानसून है वो हम देखें तो एडवांस साउथ वेस्ट से आता है। जून से सितंबर के महीने में हमने भी प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा है। एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन। और जहाँ जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की वेजिटेशन जो है वो उतनी ही घनी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल। यानी उन क्षेत्रों में वनस्पति जो है वो बहुत ही सघन मिलेगी, सदाबहार मिलेगी, हमेशा वो एवरग्रीन वेजिटेशन वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है वो कंटिन्यूसली रहती है और उनको बहुत अधिक मात्रा में पानी मिलता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो वहाँ जिन इलाकों में बारिश बहुत ही कम होती है तो वहाँ पे जो स्कैंटी टाइप की जो वेजिटेशन है, वो छितरी हुई जो वेजिटेशन है वो मिलेगी, या वहाँ पे थ्रोनी जो बुशेस होते हैं, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, वो हमें ज़्यादा मिलेंगी। हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स? क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के लिए जंगल जो है वो क्यों ज़रूरी हैं? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट जो हैं वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे वातावरण को एनहांस करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। दे मॉडिफाइंग लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन। ये हमारा जो लोकल स्थानीय जो मौसम होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, रेगुलेट
जो स्ट्रीम फ्लो, जो पानी का बहाव होता है, उसे ये रेगुलेट करते हैं। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्री एरिया को भी सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड लाइव फूड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, कई सारे जो प्रजातियां हैं उनको ये रहने के लिए लाइव फूड प्रोवाइड करवाते हैं जंगलों, क्योंकि वो लोग जंगलों में काम करते हैं, लकड़ी काटते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। एंड ऑफर पैरानॉमिक और सैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, और ये जो हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट के रूप में भी हम इन जगहों को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम रिक्रिएशन करते हैं या जहाँ पे हम जाकर एंजॉय अपने लाइफ को करते हैं। इट कंट्रोल्स विंड फोर्स, ये हवा का जो दबाव होता है उसे भी कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और जंगल होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो रेन को अट्रैक्ट करता है। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, और ये मिट्टी को जो है आर्द्रता प्रोवाइड करता है, वन्य जीवों को ये रहने के लिए जगह मुहैया कराते हैं। इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। क्यों वो चेंजेस होते जा रहे हैं? क्योंकि हमें जो कल्टिवेटेड लैंड है, जो खेती करने के लिए जो जगह है वो चाहिए, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर गेजिंग ऑफ पास्चर्स। लोग जो हैं पशुओं को चराना वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग है, या शहरीकरण के लिए जो है आज हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो इस फैक्टर के अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। Then the vegetation covers of India in a large parts is no more natural in the real sense, कि जो वेजिटेशन आज भारत के अंदर पूरी तरह से फैली हुई है वो हम नहीं कह सकते हैं कि एक नेचुरल वेजिटेशन है, एक्सपेक्ट इन सम इनसेंसिबल रीजन्स लाइक हिमालय एंड हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मारुस्थली। The vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy, यानी जहाँ तक मनुष्य पहुँच पाता है वहाँ तक वो सब चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए जा रहा है। और नेचुरल जो वेजिटेशन है वो आज हमें देखने के लिए सिर्फ हिमालयी जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगी, या जो मरुस्थली का जो कैक्टस का जो वेजिटेशन है वहाँ पे वो हमें मिलेगी। अब है इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम, दैट वी हैव टू बी डिस्कस टुमारो। आई होप दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी डिस्कस टुडे। ओके।